अगर आप सोच रहे हैं कि ये दो कोचिंग टीचर के बीच एक पोस्टर की लड़ाई की कहानी है, तो आप असली कहानी मिस कर देंगे, क्योंकि ये गोलियां सिर्फ सरफेस लेवल इंसिडेंट था। इनके पीछे जो कहानी चल रहा है वो पिछले 15 सालों से चले आ रहा है। और उस रात क्या हुआ? 2 जून 2026 की रात 10 बजे मुसल्लापुर हाट 15-20 लोगों की एक भीड़ एक कोचिंग सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, हाथों में पत्थर, और कुछ ही मिनटों में वो भीड़ वहां पर हावी हो जाते हैं और होर्डिंग्स फाड़ दिए जाते हैं, ऑफिस तबाह कर दिए जाते हैं, और एक सिक्योरिटी गार्ड को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड को हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ जाता है। और कुछ देर बाद उसी अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजती है। लेकिन ये कोई गैंगवार नहीं थी, ये था इंडिया के सबसे फेमस टीचर में से एक का कोचिंग सेंटर, और उस रात हमला उसी पर हुआ था। तो आपको लगेगा कि विक्टिम तो वही होगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वही टीचर जिस पर हम लोग ये सोच रहे थे कि वो विक्टिम है, उसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के चार्ज में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी अचानक से जिस पर हमला हुआ था, जो विक्टिम माना जा रहा था, वही एक्यूज्ड बन जाता है। और उस रात जो हुआ वो समझ लो इस शतरंज के मोहरे का या शतरंज के खेल का बस एक चाल था, लगभग में आखिरी चाल। और ये चाल तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस पूरे गेम को शुरुआत से ना देखेंगे। तो उस रात को समझने के लिए हमें काफी गहराई में समझना होगा बिहार की कोचिंग माफिया को। देखिए, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल हर बच्चे के फ्यूचर का पहला कदम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। सालों से ये जो स्कूल है वो खाली पड़े हुए हैं, और जो टीचर्स हैं वो गायब हैं। अटेंडेंस तो बनता है, लेकिन केवल कागजों पर। बिल्डिंग्स आज भी है, लेकिन उसके अंदर का एजुकेशन गायब हो चुका है। और जब गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाना ही बंद कर दे, तो वैसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो अपने एजुकेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कहां जाएंगे? डेफिनेटली सी बात है, वो जाएंगे किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर के। देखो, बाहर से लगेगा कि ना कोचिंग सेंटर है, ये तो हर जगह होता है, इसमें क्या ही खास है, ये तो ऐसी आम सी बात है। लेकिन जब बात बिहार का हो तो कोई भी बात आम नहीं होता वहां। जब हम लोग बिहार की इकोनॉमी को देखें तो पता चलता है कि वहां पे कोई प्राइवेट इंडस्ट्री बोलकर नहीं है वैसा। इसलिए जो वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग सिर्फ एक ही रास्ता चुनते हैं, और वो है सरकारी नौकरी। और यही वजह है कि बिहार में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो करीब 14% की तरफ है, और लगभग में हर परिवार अपने बच्चों को उसी रास्ते की तरफ ढकेल रहा है। और इस गेम को खेलने के लिए हर एक को एक बोर्ड चाहिए होता है, और यहां पर बोर्ड क्या है? तो बिहार। एक जीतने वाला स्क्वायर, यानी वो गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, और उस पर टूट पड़े हैं लाखों मोहरे, यानी वहां के स्टूडेंट। अब सोचिए, इन्हीं में से एक लड़के के बारे में सोचिए। वो मुसल्लापुर हाट में एक छोटे से कमरे में रहता है। महीने का मुश्किल से 3 से 4 हजार में किसी तरह से गुजारा अपना कर लेता है। उसका जो पिता है वो गांव से किसी तरीके से उसे पैसे भेजता है, और हर बार उसका पिता पैसे के साथ साथ एक सवाल भी पूछता है कि कब तक नौकरी, कब तक, क्योंकि अब और वक्त हम नहीं दे सकते। तो ऐसे हालात में वो लड़का अपना एम्बिशन चेंज नहीं कर रहा होता, वो अपने पूरे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा होता है। और हालात ऐसा है कि उसे अपनी इस जिंदगी में फेल होने का इजाजत भी नहीं है। अब ये बात सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये कहानी बिहार के पटना में तैयारी कर रहे लगभग में सारे बच्चों का, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। और उन्हें पता है कि इससे निकलने का एक ही दरवाजा है, वो है सरकारी नौकरी। लेकिन उस दरवाजे पे एक ताला लगा हुआ है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जिसे खोलने के लिए चाबी भी चाहिए। मतलब आसान भाषा में डिमांड काफी हाई और सप्लाई काफी लो है। और ऐसे सिचुएशन में एक मार्केट खड़ा हो जाता है जो बोलता है कि मेरे पास है चाबी, और मेरे पास जो चाबी वो सबसे परफेक्ट चाबी है जो उस ताले को खोल पाएगा, यानी वो उस एग्जाम को पास करवा पाएगा। और इस तरीके से शुरू होता है कोचिंग। इसी को कहते हैं कोचिंग मार्केट। और बिहार में ये सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं है,
क्योंकि जहां पर प्रोडक्ट के नाम पर सपने बेचे जाते हों तो वो उनकी कीमत लगाने और खरीदने के लिए लोग बैठे रहते हैं वहां पर। तो अब सिर्फ सवाल बचता है ये कि ये मार्केट आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया और आखिर में एक्चुअल में कितना बड़ा है ये मार्केट। तो चलिए उसे भी समझते हैं बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही बारीक से, तभी समझ में आएगा कि आखिरकार बिहार में एक कोचिंग माफिया का गेम है क्या। देखिए मुसल्लापुर हाट जो है वो बिहार के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरे हिंदुस्तान के लिए कोटा। एक पूरा मोहल्ला बस कोचिंग में सांस लेता है और कुछ नहीं है वहां पर। उस मुसल्लापुर हाट, नया टोला, विकना पहाड़ी, ये जो पूरा रीजन है यहां पर आपको कोचिंग इंडस्ट्री के अलावा कुछ नहीं दिखना है। और अकेले इंटायर पटना में 1200 से अधिक सेंटर हैं और हर साल 2 लाख से अधिक एस्पिरेंट वहां पे पहुंच जाते हैं। और आज इस सेक्टर की वैल्यू करीब 15,000 करोड़ रुपए है। ये नंबर एक नॉर्मल सा नंबर लगता है इकोनॉमी की भाषा में, लेकिन अंदर से ये प्योर बिजनेस है, फुल टू बिजनेस। एक कोचिंग सेंटर एक छोटा सा फीस एडवर्टाइज कर सकता है, लेकिन जब हजारों स्टूडेंट हर महीने वो फी भरते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। और जो डेटा बताता है कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट महीने में 30 से 80 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है। एक पूरा स्टूडेंट सीढ़ी खड़ा हो जाता है और उस मशीन को फीड करना शुरू कर देता है, जिसमें छोटे छोटे डे बाय डे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलते हैं और बंद होते हैं और इसके साथ जुड़ते हैं कई सारे और भी इंडस्ट्री, क्योंकि एस्पिरेंट आते रहते हैं और इन्हें फिट करते रहते हैं। तो अभी स्थिति यह है कि मोहरे अपनी जगह ले चुके हैं कोचिंग सेंटर, लॉज, बुक शॉप और बहुत सारे मीडियोकर या मीडिएटर बोल लो। और उस गेम में एक खामोश चाल, जिस गेम में स्टूडेंट को पता भी नहीं चला कि कब वो इस गेम का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन वो गेम के सबसे बड़े पोजीशन वाले हिस्से हैं। जैसे शतरंज में सबसे अधिक संख्या किसका होता है? प्यादा का, और यहां पर स्टूडेंट वही प्यादे हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक आदमी इस पूरे मॉडल का चेहरा बन जाता है। वो एक कमरे, एक बोर्ड से और एक कैमरे के साथ आता है। सिंपल टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश में बात करता है, एक लोकल लैंग्वेज की भाषा में, बिहार की भाषा में, और किसी तरह से वो पढ़ाना शुरू करता है, ऑनलाइन कर देता है अपना पढ़ाई लगभग में मुफ्त। स्टूडेंट उन्हें गरीब बच्चों का टीचर कहने लग जाते हैं। उनको करोड़ों सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें देश के सबसे बड़े मेजोरिटी स्टेक वाले स्टेट के वो बच्चे जहां पर सबसे बड़ा बाजार है इनका, वहां पर इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लग जाता है। लेकिन खतरा ठीक यहीं छुपा होता है, क्योंकि जब एजुकेशन इतनी प्रॉफिटेबल हो जाती हो तो असली मकसद बच्चों को पढ़ाना कम और सीट भरना, भीड़ लगाना अधिक हो जाता है। जिस स्केल ने कोचिंग को पावरफुल बनाया, उसी स्केल ने उसे प्रेडोटरी भी साबित कर दिया। और अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, एक बिजनेस आखिर माफिया कब बनता है? देखिए, सबसे पहले तो यहां पर माफिया शब्द को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर माफिया कोई वो गैंगवार, बॉस, इस तरह का कोई ये नहीं है, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला गेम नहीं है। ये सिंपल सा इसका यहां पर मतलब क्या है, एक पूरा ऐसा बिहेवियर इकोसिस्टम जो प्रेडोटरी हो, क्योंकि उसे रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। और बिहार का ये इकोसिस्टम 4 चीजों पर टिका हुआ है। सबसे पहला है मार्केटिंग। देखिए, होता है क्या ना, इंस्टीट्यूट ऐसे सिलेक्शन नंबर एडवर्टाइज करने लग जाते हैं जिन्हें वो कभी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। वो टॉपर्स के होर्डिंग लगाते हैं, दीवालों पर चिपकाते हैं, बहुत सारा एडिंग करते हैं और रिजल्ट को इतना अधिक इन्फ्लेट करते हैं कि पोस्टर खुद एक झूठ बन जाता है। और कहते हैं ना कि अगर एक ही झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो झूठ भी सच लगने लग जाता है। दूसरे हैं टीचर्स। एक स्टार टीचर एक ब्रांड एसेट बन जाता है, बिल्कुल कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया की तरह। और इसी कारण से जो राइवलरी होते हैं उन्हें पोच करने लगते हैं कि हमारे कोचिंग आ जाओ, और रेपुटेशन को प्रॉपर्टी की तरह खरीदना और बेचना शुरू कर दिया जाता है। तीसरा है एडमिशन, जहां पर आते हैं मीडिएटर। वो अपना कमीशन कट लेते हैं और कई बार अपने कोचिंग के बजाय राइवलरी के कोचिंग में बच्चे प्लांट कर दिए जाते हैं,
जिनका काम वहां पर पढ़ना नहीं होता है बल्कि वहां पर अंदर से डिस्टरबेंस पैदा करना होता है। और चौथा है पैसा, एक बड़ा केस फ्लो जो लगभग बिना किसी पेपर वर्क के चलता है। यही वजह है कि 2022 में जब टैक्स रेट पड़ा तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट पकड़े गए जो रजिस्टर तक नहीं थे। जाहिर है ये सब ब्लैक मनी है। तो इन चारों को अगर अलग अलग देखें तो बस एक एग्रेसिव कंपटीशन जैसा लगता है, लेकिन जब ये साथ में आते हैं तो एक बहुत बड़ा गेम बन जाता है, माफिया गेम। क्योंकि देखिए कंपटीशन कोई क्राइम नहीं है, लेकिन माफिया तब बन जाता है जब ये शिक्षा के नाम पर बस पैसे लूटे जाते हैं। और सबसे बड़े लूजर्स यहां पर कौन होते हैं? खासकर वो गरीब स्टूडेंट जो एक बेहतर फ्यूचर कैश करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। जरा सोचिए, शतरंज में वजीर और हाथी ये दो ऐसे मोहरे हैं जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। लेकिन जिस पल वो शिकार केवल मजे के लिए करने लगे, जो प्यादे हैं उन्हें मारने लगे, तो ये गेम एक कत्लेआम बन जाता है। और वैसा ही कुछ यहां की कहानी है। पर कैसे ये माफिया रिंग एक्चुअली पैसे लूटते हैं उसे जरा समझते हैं। देखिए इन माफियाओं का शिकार केवल स्टूडेंट बन रहे हैं, लेकिन यह भी बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इसे एक कहानी से समझते हैं। देखिए कहानी क्या है कि एक बाप है, वो लोन लेता है और मां वो अपने कुछ जो जमा पूंजी है, गहने जेवर है, वो गिरवी रख देते हैं और किसी तरह से 70,000 रुपए जमा करते हैं ताकि उसका भी बेटा पटना जा सके और पढ़ने का मौका मिल सके और अपना जीवन बेहतर बना सके। ये पूरे गेम की ओपनिंग होती है सेक्रीफाइस से शुरू। शतरंज में सबसे पहले जो मोहरे कुर्बान होते हैं वो हमेशा प्यादे ही होते हैं, और इस बोर्ड पर प्यादा हमेशा से स्टूडेंट ही रहा है। लेकिन असली नुकसान वो 70,000 रुपए का नहीं है। जब एक इंस्टीट्यूट सस्ता दिखाने के लिए अपने प्राइस को कट करना शुरू कर देता है तो वो उस प्राइस के पीछे वाले टीचर को भी कट कर देता है। इसलिए बच्चों को एक अंडररेटेड फैकल्टी थमा दिया जाता है और एक बर्बाद साल थमा दिया जाता है। उसी के साथ पैसा जो गया वो तो दोबारा कमाया जा सकता, लेकिन एक जवान का जीवन, एक साल और एक पूरा गलत करियर डायरेक्शन, इसमें जो बर्बाद हुआ वो दोबारा नहीं आ सकता है। फैमिली ने एक फ्यूचर के लिए पैसे दिया था और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा। तो ये बात एक जेनरिक वर्जन है की तरह मैं बता रहा हूं, एक्चुअल कहानी तो बहुत ही भयावह है। पटना में जय श्री श्याम नाम से एक ग्रुप ने सस्ते में बीएड और एमबीबीएस डिग्री के लालच में हजारों स्टूडेंट से पैसे लिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी लिए थे, और फिर रातों रात वो इंस्टीट्यूट सारा कुछ लेकर के गायब हो जाती है। सोचो यहां पर स्टूडेंट के पास से क्या गया। ये मत सोचो कि क्या गया, सवाल ये कि उनके पास क्या बचा। पैसे गए वो दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो उसका उस उम्र तक की मेहनत का असली कमाई था, उसका सर्टिफिकेट, वो भी तो हाथ से चला गया और खाली बचा वो खंडर सा ऑफिस। तो ह्यूमन कॉस्ट यहां पर काफी बड़ा है। ये वो बच्चे हैं जो एक प्रेशर कुकर के अंदर बंद है, और बिहार ने इस प्रेशर कुकर को पहले भी अपने सबसे बुरे अंजाम तक, सबसे बुरे दौर तक पहुंचते देखा है। पर यह नुकसान इतना साफ है तो इसे कभी रोका क्यों नहीं गया? ये सवाल आपके मन में आता होगा। जवाब यह है, बहुत साल पहले एक बार किसी ने कोशिश भी किया, लेकिन अंजाम क्या हुआ समझते हैं। पहले उस कहानी को समझो। 2010 में हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पर पता चलता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर एक झड़प होता है। उसमें सचिन शर्मा नाम से एक 16 साल का लड़का था और झड़प उसके मौत पर खत्म हो गई, जिसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दिया था और पूरा शहर फूट पड़ा और स्टूडेंट सड़क पर उतर आए थे। लेकिन वो सिर्फ एक मौत पर गुस्सा नहीं था, वो सालों से हो रहे उस धोखे पर गुस्सा थे जिसमें उन्हें लालच देकर लूटा गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फी लिया गया था और सिलेबस भी कभी पूरा नहीं किया गया था। गाड़ियां जलाई गई, इंस्टीट्यूट तोड़े गए, पटना बैटलफील्ड बन चुका था और एक छुपी हुई इंडस्ट्री आखिरकार सबके सामने उजागर हो जाती है। और तो गवर्नमेंट ने क्या किया?
गवर्नमेंट ने तेजी से कदम उठाया। कुछ महीनों के अंदर बिहार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 पास किया। पूरे इंडिया में यह अपने तरीके का पहला कानून था, क्योंकि ये सब शायद ही कभी सुने होंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन फी डिस्क्लोज करना था, टीचर्स का क्वालिफिकेशन और बेसिक स्टैंडर्ड क्या है वो सभी का डिटेल्स देना था कागज पर माफिया शब्द भी लिया गया था और उसे पिंजड़े में डाल दिया गया था। लेकिन 16 साल बाद अब हम बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हो चुके हैं। कानून रहते हुए भी यहां एक 15,000 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। 2010 की कहानी में एक जंग थी और एक कानून था। 2026 की कहानी वो बस एक चिंगारी चाहिए थी इसे भड़कने के लिए, और वो चिंगारी एक ऐसा आदमी था जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये बिहार का जीतू भैया है, जिसे फैजल खान या खान सर के नाम से जाना जाता है। उसने इस गेम में केवल ज्वाइन नहीं किया, इसने पूरा बोर्ड ही पलट के रख दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया से आया एक लड़का, लगभग खाली हाथ पटना पहुंचता है और एक छोटे से कमरे में एक बोर्ड से शुरुआत करता है। उसके पीछे ना कोई बहुत बड़ी टीम थी, ना कोई मीडिया हाउस जो उसे ऊपर उठाए। लेकिन जिस पेंडेमिक में ज्यादातर कोचिंग क्लासेस बंद थे, इसने उसी आपदा को अवसर में बदला और उस पेंडेमिक में यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करता है। स्टूडेंट तुरंत कनेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि ये उनकी भाषा में बात कर रहा था, टूटी फूटी भाषा में, कोई स्टैंडर्ड भाषा नहीं, एक आम बोलचाल की भाषा। जो चीज दूसरे लाखों में बेच रहे थे वो लगभग मुफ्त कर चुका था। एक गरीब स्टूडेंट के लिए ये एक वैसा व्यक्ति था, एक ऐसा एक्सपर्ट था जो उनकी भाषा में बात करता, उनके जैसा दिखता है। बस यही है कि उन लोगों की भीड़ से निकल के थोड़ा सा कामयाब हो चुका है। और ये खान सर काफी वायरल हो जाते हैं। जैसे जैसे ये वायरल होते गए, उनके आसपास सभी लोग ये राइवलरी बनते गए, क्योंकि बाकी टीचर्स जो काफी पैसे लेकर पढ़ा रहे थे, खान ने वो फ्री में यूट्यूब में पढ़ाना शुरू कर दिया और वही लोगों को चुभने लगा। और यहीं से शुरू होता है एक क्लेश, क्योंकि मार्केट डिस्प्यूटर केवल कस्टमर एक्वायर नहीं करता, वो दुश्मन भी बना लेता है। तो जो जून 2026 तक जमीन पर पूरी तेजी से बीत चुका था, दो जॉइंट्स एक ही बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए, एक ही स्टूडेंट और एक ही हवा शेयर करते हुए, और उनके बीच का प्रेशर सालों से बन रहा था। बस एक पोस्टर की जरूरत थी और उस रात आखिरकार वो पोस्टर भी मिल गया। इस तरह हम पहुंचते हैं जून की रात पर। इस चिंगारी की आग काफी पहले लग चुकी थी। फरवरी में एक स्टूडेंट जिसका नाम था अभिषेक पटेल, वो एक टॉपर था और वहां पर टॉपर एक ऐसा ट्रॉफी बन चुका था जिसे दोनों इंस्टीट्यूट अपना मान रहे थे। उसके बाद राइवलरी ऐसा शुरू हुआ जो कभी ठंडा ही नहीं पड़ा। इसलिए जब एक इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा सिलेक्शन पोस्टर सीधा दूसरे के साइन बोर्ड पर या दूसरे के पोस्टर के ऊपर चिपका दिया, तो दूसरे ने सोचा ये तो यार इंसल्ट है जो जानबूझकर किया गया है, और उसी रात वो पोस्टर फाड़ दिया जाता है। जरा गौर से देखिएगा उन पोस्टर में क्या क्लेम किया गया था, क्योंकि ये पूरी कहानी एक ही नंबर में क्लियर हो जाना है। एक इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया कि 12,000 सिलेक्शन हमारे यहां से होगा, 12,000 सिलेक्शन का दावा ठोका। वहीं दूसरे ने 10,000 सिलेक्शन का दावा ठोका, लेकिन उस एग्जाम में सीट लगभग में 19,800 कुछ थे। तो इस हिसाब से दोनों इंस्टीट्यूट के दावे के अनुसार 22,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। सीट तो भाई 19,800 कुछ है, तो बाकी के बच्चे कहां? मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है, या हो सकता है दोनों झूठ बोल रहे हो। यही तो यहां पर गेम है। ये पूरी फेक टॉपर इकोनॉमी एक ही स्टैटिक में सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। लेकिन उसी रात खान सर ने कैमरा पर आते ही कहा कि उनके राइवलरी के आदमियों ने उनके ऊपर हमला किया है और उनके सेंटर पर गोलियां चलाई गई हैं। वैसे खान सर कई बार ये बात बोल चुके हैं कि गोलियां चलाई गई, बम फोड़े गए। अब क्या है कहानी वो तो आगे हम लोग समझते हैं, लेकिन समझिए तो उनके शिकायत पर जो राइवलरी थे, डायरेक्टर रोशन आनंद सर, उनको तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कहानी सुलझी हुई लग रही थी, लेकिन अगले ही दिन
एक और वीडियो वायरल होता है और उसमें राइवलरी गोली चलाते हुए नहीं दिखे, बल्कि उसमें खान सर के अपने गार्ड हवा में फायरिंग करते हुए गोली चलाते हुए दिख जाते हैं। तो पुलिस ने दूसरी एफआईआर भी दर्ज कर ली और एक्यूज्ड बने खान सर। ये वो चाल थी जिसे चला तो खान सर ने, लेकिन गेम उल्टा पड़ गया। खान सर ने अपना सबसे एग्रेसिव मोहरा आगे बढ़ाया अपने गार्ड्स को पोजीशन बचाने के लिए, लेकिन जिस मोहरे को उन्होंने आगे बढ़ाया था वो मोहरा अपने ही वादसा के लिए घातक साबित हो गया। और रिवर्सल यही नहीं रुका, उस गार्ड ने पुलिस को बयान भी दिया कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोलियां चलाया। हालांकि वो खान सर इस बात से इनकार करते हैं, मामला कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन दोनों तरफ के स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और इसी के साथ सबसे अजीब घटना भी घट जाता है। रोशन आनंद सर, उनके भाई प्रिंस यादव, जिनका नाम उस पहली एफआईआर में था, वो पुलिस से बचने के लिए नेपाल चले जाते हैं और वहीं पर एक होटल में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनका मृत्यु हो जाता है। एक मोहरा बोर्ड पर पूरी तरीके से हटा दिया जाता है और कोई ये नहीं कह रहा कि वो चाल किसने चला, लेकिन दो आदमी और जो दोनों गरीब बच्चों के फायदे की बात करते हैं, गरीब बच्चों की लड़ाई लड़ते हैं और अब एक मौत पर एक कोर्ट रूम के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी सिमट जाती है। तो आप ही बताइए असली विलन कौन है यहां पर? ये हमारे पास है बस आधी तस्वीर। जो केस है वो अभी कोर्ट में है, एक सच जो अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आया, लेकिन एक और लेयर है जिसे न्यूज चैनल ने पूरी तरीके से स्किप कर दिया। शायद मकसद भी यही है। चलते हैं उस लेयर पर जरा गौर करते हैं जिसे सबों ने स्किप किया ऑलमोस्ट। 2 जून जो हुआ उसके काफी पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा घटना सामने आया। 3 मई 2026 नीट एग्जाम का पेपर लीक, जिसमें लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं, लेकिन पेपर तो पहले ही लीक हो चुका था, इसलिए एग्जाम कुछ दिन बाद कैंसिल कर दिया जाता है। पूरे देश के टीचर गवर्नमेंट पर और टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। लाजमी सी बात है, जाहिर सी बात है, उठाएंगे, टीचर्स हैं तो उठाएंगे। और एक सबसे बुलंद आवाज इसके बीच में से अगर किसी का आया तो वो थे खान सर। लेकिन 29 मई को एक टेलीविजन डिबेट के दौरान एक जानी मानी एंकर वो अचानक से गवर्नमेंट से पूरी कहानी को शिफ्ट कर देती यूट्यूब के टीचर से। तो ऐसे में खान सर ने भी जवाब दिया और काफी तीखे अंदाज में जवाब दिया और यह टकरार ऐसा वायरल हुआ कि कुछ ही दिनों में उनके कोचिंग पर हमला भी होता है। 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर हो जाता है, फिर अरेस्ट कर लिया जाता है, फायर सेफ्टी नोटिस आ जाता है और खान सर से वो फैजल खान बन जाते हैं। एक डिफेमेशन केस भी चल जाता है। लेकिन याद रखिए, ये अभी भी एक आर्गुमेंट है, कोई साबित सच नहीं है। बस इस क्रोनोलॉजी का एक रीडिंग ये कहता है कि क्या एक एक्चुअल में जो कोचिंग फ्रॉड है एक ऐसा तस्वीर है जिसे छुपाने के लिए ये सारा सिकंजा, ये सारा प्रपंच रचा गया। ऊपर से एक रिलीजियस एंगल भी दे दिया गया ताकि पेपर लीक से ध्यान पूरी तरीके से हट जाए। और शतरंज में ऐसे चाल को कहते हैं डिकॉय, जहां पर आप बोर्ड की एक साइड पर इतने जोर से हमला करते हैं कि पूरा ध्यान वहीं पर चला जाता है और दूसरी तरफ हो रहे चाल पर से ध्यान पूरी तरीके से हट जाता है। कोचिंग क्लास, शायद ये वही घटना था क्या? पेपर लीक शायद असली बोर्ड था, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने कभी भी इस संभावित नैरेटिव को कवर ही नहीं किया। अब मैं आपके हाथ में कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सच तो कानून तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन ये सवाल, ये कहानी का वो हिस्सा है जो छुपाया गया। क्योंकि असली मकसद और असली मतलब क्या था? क्या जो दिखाया गया वो, या जो छिपाया गया वो? और जब तक पब्लिक इस बहस पर लड़ रही थी कि कौन गलत और कौन सही, तब तक सरकार अपना जवाब तैयार कर चुकी थी और अपने तैयार जवाब के साथ वो रेडी भी।
तो इस बार भी सरकार ने वैसा ही कुछ किया, एक कड़ा कदम उठाया जैसे उसने 2010 में उठाया था। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के हर कोचिंग सेंटर के लिए एक सख्त नए नियमों का दस्तावेज अनाउंस किया। ऑन पेपर ये नियम कमाल के लगते हैं। हर इंस्टीट्यूट को अपने स्टूडेंट का पूरा ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करना होगा, वहां पर रजिस्टर कराना होगा। स्कूल्स और कॉलेज के आवर्स में, जिस समय स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई चल रही हो, उस टाइम पीरियड में कोई भी क्लास नहीं चलेगा, ताकि बच्चे फॉर्मल एजुकेशन स्किप ना कर दें। और फी ट्रांसपेरेंसी वो भी करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रेगुलेशन है उसे मैनेज करना होगा, फायर सेफ्टी मैनेज करना होगा, ऑडिट करना होगा। कोई भी गवर्नमेंट टीचर अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में पढ़ाते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे इमीडिएटली नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये वादा तो पहले भी हो चुका है और आपको पता ही होगा आमतौर पर कि कैसे ये नियम बनाए भी जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। पूरे स्टेट में 6000 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं और जो कोचिंग ऑनर्स हैं उनके जेब काफी गहरे हैं और पॉलिटिकल कनेक्शन उससे भी कहीं अधिक गहरे। 2010 का लगभग ऐसा ही कानून चुपचाप किताबों में पड़ा रह गया, जबकि इंडस्ट्री डे बाय डे बड़ी होती गई। गवर्नमेंट ने ये चाल एक चेक की तरह लहराया, लेकिन एक चेक जिसके पीछे कुछ ना हो, बस हवा में बात किया जा रहा हो, वैसा ही कुछ। 2010 का भी कानून था, ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त कानून नहीं था, 2010 में भी कानून बना, उसके बावजूद ये इंडस्ट्री इतना बड़ा कैसे हो गया। ये अनाउंसमेंट कम से कम प्रॉब्लम स्केल को तो नहीं मानता, ये एक प्रोग्रेस की बात कर रहा है कि कैसे ये इंडस्ट्री को और इसमें हो रहे धांधली को कंट्रोल किया जाए। लेकिन कितना ही कंट्रोल होगा वो तो वक्त की बात है, वक्त ही बताएगा। अब समझते हैं अगले सवाल को कि अगला सवाल क्या है। तो उसके लिए हम लोग को पहुंचना होगा वापस वहीं पर जहां पर से हमने कहानी शुरू किया था। एक गली में एक गोली और एक सिस्टम जो कभी सीखता ही नहीं। और यही सवाल सबसे अधिक मायने रखता है। न्यूज चैनल्स ने कभी जो पूछा ही नहीं, कभी दिखाया ही नहीं, वही सवाल जो आपके जेब पर और आपके बच्चों के फ्यूचर को कवर करता है। देखो, बिहार में एक पैटर्न है। यहां पर पहले से सैंड माफिया है, लिकर माफिया है, अलग बात है लिकर पे बैन है कि क्या है, जो भी है, कोल माफिया है, उसी तरीके से कोचिंग माफिया। ये शब्द वही दोहराता है जहां अस्केयर चीजें बिना किसी रेगुलेशन के चलती हो। कोचिंग कोई बुराई नहीं है, कोचिंग करना या कोचिंग चलाना, ये बस एक बहुत पुरानी लिस्ट में से सबसे नया नाम है जिसे माफिया के साथ जोड़ा गया। एक टूटा हुआ इकोसिस्टम जिसके गैप को ये फुलफिल करने का प्रयास करता है, लेकिन फुलफिल करते करते खुद एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। लेकिन सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां ये लोगों की भी है कि हमने इसे इतना बड़ा होने क्यों दिया, हमने इस माफिया को इतना बड़ा क्यों होने दिया। जब तक बिहार अपने स्कूल को ठीक नहीं करता, एक्चुअल जॉब नहीं भरता, तब तक बच्चों का पूरा फ्यूचर एक एग्जाम के पीछे बर्बाद होता रहेगा। ये कहानी सिर्फ नए नाम या शब्द का नहीं है, ये कहानी उन बच्चों की है। देखिए, ये कहानी जो है ना, नए नामों के साथ वापस से दोहराती रहेगी, क्योंकि ये एक शतरंज है और शतरंज के गेम में प्लेयर बदलते रहते हैं, लेकिन बोर्ड कभी नहीं बदलता। और प्यादे यानी स्टूडेंट, वो एकमात्र ऐसे मोहरे हैं जो कभी इस गेम से बाहर ही नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें इजाजत ही नहीं मिला है इस गेम से बाहर होने का। पटना के एक 10x10 कमरे में एक स्टूडेंट अभी भी अपनी किताबें खोले बैठा है, जबकि कोचिंग बंद पड़ी हुई होगी, एक ऐसा सिस्टम का इंतजार करते हुए जो असल में कभी उनके लिए बनाया ही नहीं गया हो। गोलियां तो सिर्फ उस रात चली थी, लेकिन स्टूडेंट का फ्यूचर तो हर रोज मरता है।